नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 20 मार्च 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, पीआईबी तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक नीति है उसके संदर्भ में एक तरह से चर्चा की गई है और तीनों जो विकल्प हैं वो सख्त मौद्रिक नीति के संदर्भ में हैं। तो जब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति तो दो तरह की आप कह सकते हैं। एक मौद्रिक नीति काफ़ी सख्त मानी जाती है जिसको हम कठोर भी कह सकते हैं, और दूसरी एक तरह से अगर हम देखें तो उदार मौद्रिक नीति मानी जाती है। सख्त का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी पॉलिसी दरें होती हैं, जैसे प्रमुख रूप से अगर हम बात करें जो स्वतंत्र पॉलिसी दर है हमारी रेपो दर, उसमें एक तरह से वृद्धि की जाती है और उद्देश्य ये रहता है कि बाजार में जो मुद्रास्फीति है उसको एक तरह से घटाया जाए, नियंत्रित किया जाए। और जब हम बात करते हैं उदार मौद्रिक नीति की तो अर्थव्यवस्था में एक तरह से मुद्रा की कमी होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में आप ध्यान रखें कि जो वस्तुएं होती हैं उसकी तुलना में बाजार में मुद्रा ज़्यादा हो जाती है। तो मुद्रास्फीति का मतलब ही होता है कि ज़्यादा मुद्रा कम वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करें। तो हम क्या चाहते हैं, हम मुद्रा को घटाना चाहते हैं, तो हम रेपो दर यानी ब्याज दरों को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत उदार नीति में यह रहता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुएं तो बहुत होती हैं लेकिन खरीदार नहीं है, यानी मुद्रा की कमी है। तो यहाँ पर ब्याज दरों को घटाया जाता है जिससे कि मुद्रा को बढ़ाया जा सके। तो अब अगर इस आधार पर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है कि बाजारों में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति लागू की जाती है। जैसे अगर हम पिछले साल से देखें, लगभग एक साल का समय हो रहा है, लगातार रेपो दर भारत में बढ़ाई गई है और ये बढ़कर आप देखें तो लगभग 6.5% तक पहुँच चुकी है। क्योंकि हम अर्थव्यवस्था में वर्तमान में कर क्या रहे हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम केंद्रीय बैंक आरबीआई की बात करें तो हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्फ्लेशन आप देखें 6% के ऊपर बनी हुई है। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कम करने के लिए जो मुद्रास्फीति है हम सख्त मौद्रिक नीति लागू कर सकते हैं। दूसरा, यह केंद्रीय बैंकों द्वारा अल्पकालिक ब्याज दरों में कमी से संबंधित है। देखिए, रेपो दर अगर हम देखें तो ये अल्पकालिक ब्याज दर है और अभी हमने बात करी कि सख्त मौद्रिक नीति में इसको हम बढ़ाते हैं, तो कम करने नहीं, ये बढ़ाने से संबंधित होगा। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है। तीसरा, भारत में नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि सख्त मौद्रिक नीति का एक उदाहरण है। तो जब भी हम सख्त मौद्रिक नीति की बात करते हैं मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को घटाना। तो अगर हम बात करते हैं नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, तो ये एक तरह का अनुपात होता है जो बैंकों को अपने कुल जो जमा होता है उसमें से आरबीआई के पास उनको जमा करना पड़ता है। तो अगर हम कह लेते हैं कि सीआरआर बढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर सीआरआर 4% है और बैंक के पास जमा 100 रुपये है तो आपको आरबीआई के पास 4 रुपये जमा करना है, आपके पास 96 रुपये बचता है, आप लोन दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर ये 4 से बढ़ाकर मान लीजिए 6 कर दिया जाता है तो अब आपको 6 रुपये जमा करना पड़ेगा, आपके पास 94 रुपये बचते हैं, तो आपके पास मुद्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति घटेगी और हम मुद्रास्फीति घटाने में यही चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करते हैं तो ये सख्त मौद्रिक नीति का एक उदाहरण हो सकता है। तो तीसरा विकल्प सही है। 1 और 3 सही है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, 1, 3 सत्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि आरबीआई भविष्य में जो ब्याज दरें हैं, खास तौर से अगर हम रेपो दर की बात करें, उसमें क्या वृद्धि कर सकता है। तो इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि शायद रेपो दर में 25 एक तरह से जो बेसिक पॉइंट है उसकी वृद्धि हो सकती है। जब बेसिक पॉइंट की बात करते हैं तो 25 का मतलब 0.25, तो ये वृद्धि हो सकती है या एक तरह से ना हो, क्योंकि अगर हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाते हैं तो बाजार में एक तरह से जो ऋण है वो प्राप्त करना कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, महंगा, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। तो आरबीआई को दोनों बैलेंस करना है कि अर्थव्यवस्था बढ़ती भी रहे, आगे भी बढ़े, धन आसानी से उपलब्ध रहे बैंकों के माध्यम से, और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जाए। तो ये आरबीआई के लिए काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत कठिन स्थिति होगी कि वो रेपो दर को बढ़ाती है या एक तरह से नहीं। इसीलिए हमने सख्त मौद्रिक नीति को आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर देश या समूह की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको जो 3 विकल्प दिए गए हैं ये किसी देश के साथ भारत के जो संबंध है उससे जुड़ी विशेषता है। आपको उस देश का नाम यहाँ पर बताना है जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं।
पहला, भारत का इसके साथ 2011 से एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। दूसरा कथन, भारत ने 2023 में इसके साथ वीर गार्जियन युद्धाभ्यास का उद्घाटन सत्र आयोजित किया था। तीसरा, भारत की इसके साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और परमाणु समझौता है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों विकल्प की बात करें तो ये स्थिति जापान के साथ प्रमुख रूप से बनती है। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, अगर हम जनवरी 2023 की बात करें, खासतौर से जनवरी के अंतिम सप्ताह में, तो जापान में एक वीर गार्जियन नाम का युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था और यह वायुसेना युद्धाभ्यास था और यह भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया था जापान में। तो ये पहला इस तरह का युद्ध अभ्यास था जो भारतीय वायुसेना ने जापान के साथ में संचालित किया था जापान में। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल यहाँ पर जापान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास के बारे में जानते हैं कि ये इस तरह का पहला युद्ध अभ्यास है और किस देश के साथ किया गया है, तो अगर आपको पहला तीसरा विकल्प नहीं भी पता है तो आप एक तरह से उत्तर यहाँ पर सही कर सकते हैं। वैसे आप ध्यान रखें, 2011 से भारत और जापान के बीच में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी का समझौता चल रहा है और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और परमाणु समझौता ये भी प्रमुख रूप से जापान के साथ संचालित है। इस आधार पर तीनों जो विकल्प हैं वो जापान देश की ओर एक तरह से इशारा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं किशिदा, वो एक तरह से भारत के दौरे पर हैं और इसी आधार पर हमने जापान के संदर्भ में ये आपसे प्रश्न पूछा है। आप ध्यान रखें, भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20.75 अरब डॉलर का है और जैसा हमने बात करी 2011 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा भारत और जापान के बीच में हस्ताक्षर है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत और जापान के द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि जो भी एक तरह से ऊर्जा सुरक्षा है, साथ साथ कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर आपस में सहयोग किया जाए। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। देखिए, इन तीनों कथन के संदर्भ में हम विचार करें इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं, उनको हम समझ लेते हैं तो हमें तीनों विकल्पों पर विचार करने में आसानी होगी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात कर रहे हैं तो बड़ा कारण ये है कि इसकी तरफ से रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें, इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के शहर हेग में है और एक स्वतंत्र एक तरह से ये न्यायिक संस्था के रूप में काम करता है। ये 1 जुलाई 2002 से काम कर रहा है और इसके काम करने के लिए प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें जो रोम संधि है वो एक तरह से मानी जाती है। तो रोम जो एक तरह से संधि है उसके आधार पर 1 जुलाई 2002 से ये संस्था हेग से कार्य करती है। इसकी स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो भी घृणित अपराध हैं उनके खिलाफ प्रमुख रूप से आपराधिक प्रक्रियाओं को कानूनी रूप में प्रारंभ किया जा सके। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें अफ्रीकी देश रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया में जो भी एक तरह से युद्ध अपराध हुए थे या जो भी नरसंहार की स्थितियां थी उनके खिलाफ एक तरह से यह आपराधिक जांच करता है। आप ध्यान रखें, अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये जो संस्था है ये अलग अलग देश या अगर हम बात करें कि अलग अलग देशों के बीच में जो विवाद होते हैं उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से काम करता है। जबकि अगर हम आईसीसी की बात करें तो अंतर जरा आप ध्यान रखें, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात होती है तो ये किसी देश या दो देशों के बीच में जो विवाद होते हैं उनके संदर्भ में निर्णय देती है। लेकिन जब हम आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इसके द्वारा एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के खिलाफ जांच की जाती है और यहाँ पर जांच करने में प्रमुख रूप से आप देखें, अगर हम नरसंहार की बात करें, युद्ध अपराधों की बात करें या मानवता के खिलाफ जो अपराध हैं या किसी भी तरह के आप कह सकते हैं जो एग्रेशन है जो अपराध के रूप में, उसके संदर्भ में जांच की जाती है और आपराधिक प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैं। हम ये भी ध्यान रखें कि जो आईसीसी है उसका जो एक तरह से न्यायिक प्रभाव है वो प्रमुख रूप से उन अपराधों के संदर्भ में है जो 1 जुलाई 2002 के बाद एक तरह से हुए हैं और साथ साथ ऐसे देशों में जिन्होंने इस संधि को स्वीकार करके आईसीसी में अपने आप को शामिल किया है। तो ऐसा कोई देश जो आईसीसी में शामिल है, वहां पर अपराध हुआ हो या उसके द्वारा अपराध किया गया है, उनके संदर्भ में ही न्यायिक प्रक्रिया यहां पर प्रमुख रूप से शुरू की जाती है। जहां तक हम रूस की बात करें तो रूस एक तरह से आईसीसी में नहीं शामिल है, इसी के साथ साथ यूएसए नहीं शामिल है, साथ साथ अगर हम देखें तो चीन और भारत भी इसमें शामिल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि पुतिन के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी कैसे हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब भी किसी भी तरह का मामला एक तरह से बनता है तो 3 तरह की स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति यह है कि आईसीसी के द्वारा स्वतः रूप में संज्ञान लेकर कोई भी जांच शुरू की जा सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हमारा सुरक्षा परिषद है उसके द्वारा एक तरह से कोई अपील की जा सकती है, कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, उसके लिए जांच हो सकती है। और तीसरा अगर हम देखें, जो भी प्रमुख रूप से यहाँ पर आईसीसी के सदस्य देश हैं उनके द्वारा इस तरह के अपराध के बारे में एक जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर यूक्रेन ने एक तरह से प्रक्रिया कैसे बढ़ाई, क्योंकि वो तो आईसीसी का सदस्य नहीं है।
तो आप ध्यान रखें कि जो एक तरह से आईसीसी का नियम है, इसके गठन करने के लिए जो रोम संधि है, उसमें जो आर्टिकल 12(3) है, उसमें अनुमति दी गई है कि जो नॉन पार्टी हैं, जो इस संधि में शामिल नहीं है, वो आईसीसी की प्रक्रिया एक तरह से शुरू कर सकते हैं किसी विशेष अपराध के संदर्भ में एक घोषणा को जारी करके। और यूक्रेन के लिए बात करें तो वो इस संधि का पार्ट नहीं है, लेकिन 2014 में उन्होंने इस तरह की एक घोषणा जारी करी थी। इस तरह की घोषणा जब यूक्रेन ने जारी करी थी तो उन्होंने कहा था 21 नवंबर 2013 से 22 फरवरी 2014। तो ध्यान रखें, ये वो समय है जब रूस ने यूक्रेन का जो क्रीमिया क्षेत्र है उस पर नियंत्रण किया था। तो वहां पर प्रमुख रूप से जो भी युद्ध अपराध हुए थे उनके संदर्भ में जांच की जा सकती है, क्योंकि ये घोषणा 2014 में यूक्रेन ने कर दिया था। ऐसा कोई देश कर सकता है जो आईसीसी का सदस्य नहीं है। बाद में अगर हम देखें तो 2015 में यूक्रेन ने एक और घोषणा करी और उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 2014 के बाद जो भी एक तरह से अपराध उनके क्षेत्र में हुए हैं उनके संदर्भ में आईसीसी जांच कर सकता है, और उसकी कोई अंतिम समय सीमा नहीं बताई गई। यानी 2015 की यूक्रेन की जो डिक्लेरेशन है, जिसमें यूक्रेन में 20 फरवरी 2014 के बाद कोई भी अपराध हुए हैं उनकी जांच आईसीसी कर सकता है। और यही आधार है जो आपको महत्वपूर्ण रूप में ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस आधार पर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो भी एक तरह से युद्ध की स्थितियां हैं उनके संदर्भ में उन पर एक तरह से आपराधिक मामला बनाकर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से सूचनाएं, इनको आप ध्यान रखें। अब हमने जो भी चर्चा करी है उसके आधार पर तीनों कथन को हम देख सकते हैं। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक निकाय है, तो ये गलत है, ये स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता है। दूसरा, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था, तो भारत अभी इसमें शामिल नहीं है। साथ साथ चीन, यूएसए, रशिया कोई भी नहीं शामिल है। तीसरा, यह स्वतः संज्ञान के आधार पर किसी मामले को उठा सकता है, बिल्कुल सही है। स्वतः संज्ञान, सदस्य देश के द्वारा कोई भी एक तरह से मुकदमा लाया जा सकता है, या कोई भी एक तरह से अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है वो कोई एक तरह से प्रस्ताव दे सकता है इस जांच के संदर्भ में। तो इस आधार पर तीसरा विकल्प सही है, केवल एक कथन सत्य है। तो हमारा उत्तर है ए, केवल एक कथन सत्य है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। मनुष्य के रक्त के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि उसमें जो 55% लगभग भाग होता है वो प्रमुख रूप से प्लाज्मा के रूप में रहता है, और प्लाज्मा में अगर हम देखें तो लगभग 92% एक तरह से पानी होता है। तो ये एक तरह से जल के रूप में हिस्सा उसमें रहता है। इसके साथ साथ इसमें देखें तो अलग अलग प्रकार के सॉल्ट, एंजाइम, साथ साथ एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बात है वो है एंटीबॉडी के संदर्भ में, जो इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। कॉन्वेलेसेंट का प्रमुख रूप से मतलब ही ये होता है कि कोई व्यक्ति जो बीमार है वो बीमारी से एक तरह से सही होकर बाहर आया है। तो ऐसे व्यक्ति का जो प्लाज्मा है उसका उपयोग जब किया जाता है तो वो जो थेरेपी है वो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। तो कॉन्वेलेसेंट का जो मतलब है वो बीमार व्यक्ति का एक तरह से सही होना उसके संदर्भ में है, तो उसका प्लाज्मा उपयोग किया जाता है। कोविड-19 अगर हम संक्रमण की बात करें तो इसके इलाज करने के लिए प्रमुख रूप से कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का भी उपयोग किया गया है। पहला विकल्प अगर हम देखें तो कोविड-19 के संक्रमण के इलाज के लिए सबसे अच्छा ये विकल्प है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखें प्रश्न का आधार यही है कि कोविड-19 के संदर्भ में जो नेशनल टास्क फोर्स है उसने यहाँ पर एंटीबायोटिक का उपयोग और प्लाज्मा थेरेपी का जो उपयोग है उसको एक तरह से बंद करने की बात करी है। तो कोविड-19 के इलाज के लिए कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये सबसे एक तरह से अच्छा इलाज है, ऐसा नहीं है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इसमें रोगी में रक्त के केवल प्लाज्मा भाग का आदान या ट्रांसफ्यूजन शामिल है, क्योंकि आप देखें प्लाज्मा से ही प्रमुख रूप से एंटीबॉडी प्राप्त की जाती है। तो इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, डोनर या दाता ऐसा होना चाहिए जिसे पूर्व में संक्रमण हुआ हो और वह स्वस्थ हो चुका है। तो कॉन्वेलेसेंट अभी हमने बात करी, इसका मतलब यही होता है, तो तीसरा विकल्प भी सत्य है। चौथा, इसका उपयोग केवल संक्रामक रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। देखिए संक्रामक से अलग अन्य प्रकार की बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है, केवल आप देखें संक्रामक के लिए नहीं होता है। तो जब भी केवल शब्द लगा हो उस विकल्प के बारे में आप सावधान हो जाएं, इसके गलत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो चौथा विकल्प भी सत्य नहीं है, केवल 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम आपको यहाँ पर अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि हमारे संविधान में जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कोई परिभाषा नहीं है। इसे अगर हम देखें तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो निर्णय हैं उनके माध्यम से स्थापित हुआ,
और सबसे पहले प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो केशवानंद भारती का जो 1973 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का सिद्धांत एक तरह से लाया गया। तो ये हमारे संविधान में परिभाषित है, ऐसा नहीं है, ये न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से समय समय पर विकसित किया गया है। तो इस आधार पर पहला कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। दूसरा कथन, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ध्यान रखें, न्यायिक पुनरावलोकन की अगर हम बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 13, साथ साथ अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो उनसे ये प्रक्रियाएं जरूर आती हैं और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन कहीं ना कहीं स्थापित होता है और नागरिकों को एक तरह से अधिकार मिलते हैं। लेकिन अगर हम अपने संविधान की बात करें तो सीधे तौर पर इसके संदर्भ में व्यवस्था नहीं है। एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो न्यायिक पुनरावलोकन का एक जो लाभ है वो एक तरह से नागरिकों को संविधान से मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप में एक तरह से नहीं है, अनुच्छेद 13 और 32 से जरूर इसको एक तरह से हम अप्रत्यक्ष रूप में कह सकते हैं कि स्थापित है। तो ये प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दूसरा कथन भी असत्य हो जाता है। दोनों असत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी, ना तो एक ना ही दो। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का जो तथ्य है वो पोषण पखवाड़े के संदर्भ में है। तो ये 15 दिन का एक तरह से जो समय है वो प्रमुख रूप से आप देखें मार्च के महीने में एक तरह से आयोजित किया जाता है। वर्तमान में जो पोषण पखवाड़ा है वो 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच में संचालित किया जा रहा है और इसी के संदर्भ में एक तरह से हम चर्चा करेंगे। और ये 5वां एक तरह से पोषण पखवाड़ा है जो भारत में मनाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखें, पोषण को एक तरह से मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास तेजी से किए गए हैं और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो मार्च 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोषण अभियान की एक तरह से शुरुआत की गई थी और उद्देश्य ये था कि पोषण के संदर्भ में भारत की जो स्थितियां हैं उसमें सुधार किया जाए। क्योंकि अगर हम 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो भारत 121 देशों में आप देखें 107वें स्थान पर है। हमारा एक तरह से जो अंक है वो लगभग 29.1 है। अगर हम भुखमरी सूचकांक में देखें तो हमारी स्थिति अगर हम देखें तो लगभग सीरियस यानी गंभीर स्थिति में बनी हुई है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि भारत में भुखमरी को लेकर स्थितियां काफी एक तरह से खराब हैं। और पोषण अभियान 2018 में जब शुरू किया गया था तो उद्देश्य यही था कि भारत में पोषण को लेकर जो समस्याएं हैं उसको एक तरह से दूर किया जाए। पोषण अभियान के माध्यम से लोगों की जो भागीदारी है, साथ साथ पोषण पर जो चर्चा है उसको एक तरह से मुख्य धारा में लाया गया और कोशिश ये की गई कि समग्र रूप से पोषण अभियान को आगे बढ़ाया जाए और कुपोषण मुक्त भारत की जो स्थिति है उसको एक तरह से प्राप्त किया जाए। इसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर जो भी एक तरह से पोषण को लेकर जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए जो हमारे व्यवहार है उसमें परिवर्तन की बात की गई। और इस संदर्भ में 2 तरह के कह सकते हैं कार्यक्रम वर्ष में आयोजित किए जाते हैं प्रमुख रूप से। पहला अगर हम यहाँ पर कार्यक्रम देखें तो ये पोषण पखवाड़े के रूप में रहता है, यानी लगभग 15 दिन का एक तरह से समय रहता है और प्रत्येक वर्ष मार्च के माह में इसको मनाया जाता है। जैसे अभी हमने बात करी कि इस वर्ष का जो पोषण पखवाड़ा है वो 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में मनाया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में 15 दिन इस तरह से मनाए जाते हैं जहां पर पोषण के संदर्भ में स्थितियों को मजबूत किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम सितंबर माह की बात करें तो पूरा सितंबर का जो महीना है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो पोषण माह है या पोषण पखवाड़ा, इसके संदर्भ में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और सभी प्रकार की संस्थाएं, मंत्रालय जो पोषण से जुड़े हुए हैं वो अपनी एक तरह से भागीदारी दिखाते हैं। 2023 के अगर हम पोषण पखवाड़े की बात करें तो इसका थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। और आप देखें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष यानी मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा पोषण पखवाड़ा है उसमें सरकार की कोशिश ये है कि जब हम बात करते हैं मोटे अनाज, इनको श्री अन्न का दर्जा दिया गया इसी बजट में, तो श्री अन्न या जो मोटे अनाज है उनको कहीं ना कहीं हम एक तरह से कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा पोषण में एक तरह से आगे बढ़ पाए। पोषण पखवाड़े के दौरान अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा 3 अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहला कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें हम पूरक पोषण को एक तरह से जोड़ें। दूसरा प्रमुख रूप से कार्य यह किया जाता है पोषण पखवाड़े में कि स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा समारोह। तो स्वस्थ बालक की जो अवधारणा है इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हम पोषण को मजबूत करके भी आगे बढ़ा पाएंगे। तीसरा प्रमुख रूप से प्रयास यह है कि जो सक्षम आंगनवाड़ी हैं उनको एक तरह से लोकप्रिय बनाना। आप ध्यान रखें पोषण पखवाड़े के दौरान जो कार्यक्रम होते हैं उनके समन्वय के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। आज के दैनिक कुछ को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।